मेरा नाम विकी है। आज मौसम बहुत ही हसीन था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कॉलेज में भी कोई ख़ास पढ़ाई नहीं हो रही थी। वैसे भी हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करने कम और मस्ती करने ज़्यादा जाया करते थे। मैं अपने कॉलेज का सीनियर था। ये शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था। यहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। मैं एमबीए कर रहा था और एमबीए का मेरा फाइनल ईयर चल रहा था। हमारे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ थीं जो मुझे पसंद करती थी, मुझ पर मरती थी। मैं बहुत ही स्मार्ट था और एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर तरह का शौक करता था। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती थी उसे मैं हर कीमत पर ख़रीद लेता था, और अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिलती या कोई और उसे ले लेता था तो मैं उसे हर हाल में छीनना भी जानता था। मुझ में बहुत घमंड था और शायद मुझ जैसा अमीर और घमंडी इंसान पूरे कॉलेज में नहीं था। मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपने पापा के कहने की खातिर मैं पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़ास दोस्त था रॉकी, जो हमेशा मेरे साथ रहता था, या फिर ये कहें कि मैंने उसे अपना नौकर बनाकर रखा था। मुझे उससे जो भी काम होता मैं उससे करवा लिया करता था। कॉलेज में मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी थीं, मतलब फ्रेंड्स। उनको गर्लफ्रेंड्स बनाना और उनका इस्तेमाल करना यही मेरा शौक था। मैं खुद किसी के पास दोस्ती करने के लिए नहीं जाता था। हर लड़की मेरे इशारों पर चलकर खुद मेरे करीब आती थी। एक दिन मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था जब रॉकी का फ़ोन मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर चमकने लगा। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से रॉकी बोला, तू बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा होगा। यार, संजना मान गई है और जाओ, वो तुम्हारा होटल के कमरे में इंतज़ार कर रही है। मेरे होठों पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं जानता था कि वो इनकार नहीं करेगी। रॉकी जोर जोर से हंसने लगा कि कहने लगा कि तू तो हमेशा जान लेता है, तभी तो दुनिया तुझे बिजनेस टाइकून कहती है, क्योंकि हम हर चीज़ की कीमत लगा सकते हैं, हर चीज़ को खरीद सकते हैं। मैंने कहा कि हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है रॉकी। विकी ने कभी किसी चीज़ के लिए हार नहीं मानी। हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में करना जानता है विकी। जीतना मेरा मकसद है और मैं दुनिया की हर वो चीज़ हासिल करना चाहता हूँ जिस पर मेरी नज़र चली जाती है। मैंने फ़ोन बंद किया और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। संजना होटल, ये खेल मेरे लिए कोई नया नहीं था। मैं लड़कियों को ख़रीदता था और फिर उनसे दिल भर जाने पर उन्हें छोड़ दिया करता था। मेरे लिए ये सब एक खेल था। मेरे पिता का बहुत सारा पैसा था और फिर मैं उनका इकलौता बेटा था, इसलिए अपने पिता का पैसा दोनों हाथों से लुटाया करता था। मेरे डैड चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके बिजनेस की देखभाल करूं। अपने मॉम डैड से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मैं अपने घर में ज़्यादा रुकता ही नहीं था। अगर रुकता तो मॉम डैड से किसी न किसी बात पर मेरी बहस हो जाती थी। मुझे सिर्फ अपने मुताबिक ज़िंदगी जीना, अपनी मर्ज़ी का काम करना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करना ही ज़्यादा पसंद था। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी का इंटरफेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सिर्फ डैड के कहने पर उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं अपनी पढ़ाई तो पूरी कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे करना वही है जो मेरा मन करेगा। मेरे लिए लड़कियों का इस्तेमाल करना एक खेल था, एक ऐसा खेल था जिसमें मैं हमेशा जीतता था और वो हार जाती थी। मैंने गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने रोकी और फिर पार्क करने के बाद मैं होटल के अंदर चला गया था। जैसे ही मैं रूम पर पहुंचा तो रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया था, जैसे सोनिया मेरा वेलकम करने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। मैंने कमरे के अंदर कदम रखा तो कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। वह हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने महंगी ड्रेस पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे, मेकअप भी अच्छा हो रखा था। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था तो दूसरे हाथ में उसने ड्रिंक का ग्लास पकड़ा हुआ था। कि तुमने देर कर दी विकी, उसने शरारत भरी आवाज़ में मुझसे कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने आगे बढ़कर उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हें तो पता है मैं हमेशा अपनी शर्त पर ही आता हूँ। वो हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी। कुछ ऐसा था जो रोज़ की तरह नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही हो। मैंने कहा, संजना, आज कुछ बदली बदली सी लग रही हो। उसने नज़र चुराते हुए कहा कि कभी कभी दिल चाहता है कि ज़िंदगी में कुछ स्पेशल किया जाए। मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली तो झट से उसने मेरे आगे लाइटर किया और मेरी सिगरेट को जला दिया। मैंने उसकी कमर पर हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा कि ये कुछ भी स्पेशल सिर्फ मेरी मर्जी से ही होगा। मैं जो चाहूँ हमेशा वही होता है। लेकिन उस रात संजना के शब्द कुछ अलग ही थे। वो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही थी। संजना भी मेरे करीब थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी।
मैं हमेशा से औरतों की कमजोरी को समझता था और मैं जान चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है संजना, क्या कुछ कहना चाहती हो? उसने एक सेकंड के लिए मुझे देखा और फिर धीरे से कहने लगी कि विकी, क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मैंने जोर से हंसकर कहा कि मोहब्बत, ये शब्द मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। संजना, मैं जिस चीज को चाहता हूँ उसे खरीद लेता हूँ। मेरे लिए मोहब्बत भी एक बिजनेस है, एक डील है। संजना ने गहरी सांस ली, जैसे वो पहले से जानती हो कि मैं यही कहूँगा। फिर धीरे से कहने लगी कि कभी कभी जो खरीदा जा सकता है वही सबसे ज्यादा कीमती होता है। मैं मुस्कुराया। अच्छा, अब जल्दी से काम पर लग जाओ, ज्यादा बनने की एक्टिंग मत करो। जो तुम्हारी कीमत है वो तुम्हें मिल जाएगी। फिर ये बातें क्यों कर रही हो? उसने अपनी उंगली मेरे चेहरे पर फहराते हुए कहा। शायद ये आखिरी बार हो। उसके शब्द में मुझे सीरियसनेस लग रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ इग्नोर किया, उसे अपनी बाहों में भरा और फिर वही सब कुछ जो हर बार होता था। अगली सुबह सब कुछ बदला हुआ था। जब मैं जागा तो कमरा खाली था। संजना जा चुकी थी। मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसने मुझे एक टेक्स्ट सेंड किया था। उसमें लिखा था कि विकी, हर लड़की खरीदी नहीं जा सकती। कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते बल्कि कीमत चुकाकर चले जाते हैं। शायद आज तक तुम्हारा सामना सिर्फ उन लड़कियों से हुआ है जो खुद को तुम्हारे आगे पेश कर देती हैं, लेकिन एक दिन तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारी नहीं होगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि हारना किसे कहते हैं और जीतना किसे कहते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे एक अजीब सी उलझन हुई थी। मैंने मोबाइल पीछे फेंका, होटल के बाथरूम में जाकर अच्छे से फ्रेश हुआ और उसके बाद अपने घर के लिए रवाना हो गया था। डाइनिंग टेबल पर बैठा तो डैड की वही रोज रोज की चिक चिक कि तुम आज भी कॉलेज नहीं गए, कहाँ से आ रहे हो, रात भर कहाँ थे, रात भर तुम्हें बहुत सारी कॉल्स की, तुमने फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया, और भी ऐसे न जाने कितने सवाल जो मेरे दिमाग में घूमकर पार हो रहे थे, मगर मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मॉम कहने लगी कि रहने दीजिए, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, यह हमेशा अपने मन की करता है। वो मेरे करीब आई और कहने लगी कि बेबी, कॉलेज तो चले जाओ ना बेटा। मैंने कहा मॉम, आज तो मुझे लेट हो गया और आप जानती हो कि इतने टाइम तक मैं आप लोगों की चिक चिक सुन रहा हूँ। कॉलेज जाऊंगा तो प्रोफेसर की ढेर सारी बातें सुननी पड़ेंगी। डैड ने कहा, आई एम गेटिंग लेट प्राची, अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा देना कि ये सुधर जाए। सारी रात घर से बाहर रहा है, पता नहीं कहाँ था, बस तुम्हारी वजह से मैं इसे छोड़ देता हूँ। इसे समझा देना कि अगर रात भर घर से बाहर रहना हो तो सुबह को कॉलेज भी जाना जरूरी है। मैंने अपनी आंखों को ऊपर की तरफ चढ़ाया और मुस्कुराकर मॉम की तरफ देखने लगा। डैड जा चुके थे। मॉम कहने लगी कि बेटा, तुम भी हद कर देते हो, अपने पापा को गुस्सा दिला दिया ना। मैं हंसता हुआ अपने कमरे में आ गया था और फिर गहरी नींद लेने लगा। फाइनली 2 दिन की छुट्टी करने के बाद मैं कॉलेज पहुंचा तो मैंने देखा कि संजना कॉलेज नहीं आ रही थी। वैसे भी जिस लड़की का मैं इस्तेमाल कर लिया करता था उसका ना तो मुझे इंतजार रहता था और ना मैं उसे नजर उठाकर देखा करता था। लेकिन जब मेरी मुलाकात रॉकी से हुई तो उसने पूछा कि संजना कॉलेज नहीं आ रही है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। तुम तो जानते हो कि एक बार किसी लड़की का इस्तेमाल करने के बाद मैं उसकी कोई खबर नहीं रखता। उसने कहा कि वो कॉलेज नहीं आ रही है। मैंने कहा, हाँ, उस दिन मेरे जागने से पहले ही वो होटल से निकल गई थी। वो कुछ देर तक खामोश रहा और फिर कहने लगा, विकी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे खेल का अंत होने वाला है। मैंने झुंझलाकर उससे कहा कि दफा हो जाओ मेरे सामने से। मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। ये पहला मौका था जब कोई लड़की मुझे इस तरह से छोड़कर गई थी। कॉलेज की ही नहीं बल्कि आसपास की भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां थीं जिनके साथ में वक्त गुजार चुका था। उसके बाद वो मुझे कई बार नजर आई थी, लेकिन संजना मुझे फिर दोबारा देखने को ही नहीं मिली। रात का समय था और मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। मुझे बार बार संजना के कहे हुए शब्द याद आ रहे थे कि कुछ लोग खरीदे नहीं जा सकते, कुछ लोग कीमत वसूल नहीं करते बल्कि कीमत चुकाकर चले जाते हैं। ये शब्द मेरे अंदर कहीं चुभ रहे थे। मुझे उलझन महसूस हो रही थी। मैंने कभी किसी लड़की की परवाह नहीं की थी, ना किसी के बारे में इतना सोचा था, तो आज ऐसा क्या हो रहा था? मेरा मोबाइल बजने लगा। रॉकी की कॉल थी। उसने कहा कि क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने सर झटका और कहा कि हाँ, सब ठीक है, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। उसने एक लंबी हंसी हंसी और कहने लगा कि पहली बार कोई तेरे हाथ से निकल गई, वरना तो तू हमेशा जीत जाता है। मुझे लगा कि शायद वो ठीक कह रहा था। मैंने कहा, छोड़ और कोई काम की बात करते हैं। उसने कहा कि अब तुम्हारी किस लड़की पर नजर है?
मैंने कहा कि अभी तो कॉलेज में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो मेरे दिल को भा सके, और इधर उधर की भी कोई लड़की नहीं मिल रही है। देखते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैं पूरे एक हफ्ते तक कॉलेज नहीं गया था। दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी था। डैड को इस बार भी गुस्सा आया था, लेकिन मैं डैड की हर बात को इतना सीरियस लेता ही नहीं था। एक दिन पहले जब मेरे पास रॉकी की कॉल आई तो उसने कहा कि अच्छा सुन, कॉलेज में न्यू एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और इस बार एक ऐसी प्यारी सी लड़की आई है, बस जिस पर तो मेरा भी दिल आ गया है। तू कल कॉलेज आ, फिर मिलकर इस बारे में डिस्कस करेंगे। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी और मैं अगले ही दिन कॉलेज के लिए निकल गया था। वो किरण थी, बेहद खूबसूरत, मासूम, सिंपल और भोली भाली। उस जैसी लड़की सच में मैंने आज तक नहीं देखी थी। वो काफ़ी मासूम और शरीफ लग रही थी। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रॉकी मुझे दे चुका था। रॉकी का भी यही कहना था कि ये लड़की बहुत मासूम है। मैंने हाथ बांधते हुए कहा, देखेंगे कि कितनी देर तक मासूम बनी रहती है। अगली सुबह मैं कॉलेज पहुंचा तो अब मुझे किरण का सामना करना था। उसका गोरा चिट्टा रंग, काली आंखें और एक अजीब सी शराफत उसके चेहरे पर झलक रही थी। वो अपनी पढ़ाई में बिजी थी। मैं उसके क्लास में गया था और फिर जाकर उसके बराबर में बैठ गया। वो खामोशी से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, बदतमीजी नहीं, बस आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कॉलेज में नई हो। वो फौरन ही मेरे बराबर में से खड़ी हो गई। तभी मेरे सारे दोस्त वहाँ आ गए थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैंने इस लड़की को अपना टारगेट बना लिया है। वो वहाँ से जाने लगी। मैंने फौरन ही उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी इस हरकत से उसे गुस्सा आया और उसने पलटकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। जब उसने मेरे साथ ऐसा किया तो वहाँ पर खड़े सारे स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देख रहे थे। मुझे उस पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था और मेरा मन कर रहा था कि अभी इस लड़की के मुंह पर पलटकर वार करूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसे बहुत अच्छी तरह से तोड़ूंगा। थप्पड़ मारने के बाद उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी कैसे की? बदतमीज, मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। तभी मेरा दोस्त रॉकी उससे कुछ कहने वाला था तो वो मेरी नज़रों से नज़र मिलाकर बोल रही थी। पहली बार मैंने देखा था कि कोई लड़की मेरे चैलेंज पर पूरी उतरी थी। उसके पास एक लड़की खड़ी हुई थी जो उसका बाजू पकड़कर बार बार उसे बोलने से रोक रही थी। बार बार वो उससे कह रही थी कि किरण चलो यहाँ से, तुम जानती नहीं हो कि ये कौन है। मगर वो तो मुझे इतने गौर से देख रही थी कि अपनी पलक भी नहीं झपक रही थी। वो जमकर खड़ी हुई थी तो उसकी दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से खचेड़ते हुए ले जाने लगी, लेकिन वो जाते हुए भी पलटकर मुझे देख रही थी। मेरे सारे ही दोस्त हैरान थे। उन्होंने कहा कि इस 2 टके की लड़की की तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं है विकी, अभी और इसी समय इसे मजा चखाओ। वो लोग बोल रहे थे। मैंने हाथ का इशारा देकर उन्हें खामोश रहने को कहा। वो तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं अपने इस थप्पड़ का बदला उससे ज़रूर लेकर रहूंगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि इसके थप्पड़ का बदला इसे ज़रूर मिलेगा, तुम लोग परेशान मत हो। वैसे भी मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और अब मेरा कॉलेज से वास्ता ख़त्म होने वाला था। मैंने फ़ौरन ही रॉकी से कहा कि इस लड़की की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, उसका पता लगाओ। मैं घर आ गया था, लेकिन अपने कमरे के अंदर आते ही मैंने सारे सामान की तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। मुझे उस लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता। रॉकी ने अगले ही दिन मुझे बताया कि इस लड़की की कमज़ोरी नहीं बल्कि बहुत सारी कमज़ोरियां हैं। ये लड़की बहुत गरीब है, इसकी माँ बीमार है और इसने अपनी माँ का जेवर बेचने के बाद इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। घर किराए का है, यहाँ तक कि वो ऑटो रिक्शा से कॉलेज आती जाती है। कॉलेज से जाने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और सारी रात जागकर लोगों के कपड़े सिलती है, तब जाकर उसके घर का गुजारा होता है। ये सब सुनकर मेरे होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। अगले ही दिन मैं कॉलेज गया और वहां जाकर मैंने इस लड़की के सामने शरीफ बनने की एक्टिंग की और इससे माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि कल मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया था वो मेरी बदतमीज़ी थी, लेकिन मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। वो कुछ नहीं बोली और नाक फुलाकर खड़ी रही। मैंने कहा कि आप मुझे माफ़ नहीं करोगी। उसके साथ जो सहेली थी वो भी मुझे देखकर खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा कि अरे आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे डरते हैं। अब से किसी को भी मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हर किसी से दोस्ती करना चाहता हूँ और कल भी आपको गलतफहमी हुई थी मैडम। मैं आपसे दोस्ती करने के लिए ही आपके पास आया था। बस मुझसे यहाँ गलती हो गई कि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, आइंदा मैं आपको कभी भी टच नहीं करूँगा।
उस लड़की ने नज़र झुकाई और कहने लगी कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैंने उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी। उसने कहा कि सॉरी, मैं दोस्ती नहीं करती। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। ये कहकर मैं वापस आ गया था, लेकिन अब मैं उसका पीछा करने लगा। मैं उसी जगह अपनी बाइक से गुजरने लगता था जहाँ पर वो खड़ी हुई ऑटो कर रही होती थी। वो उस दिन भी कॉलेज जाने के लिए ऑटो कर रही थी। अपनी गाड़ी लेकर मैं उसके करीब गया। मैंने अपनी आंखों से काला चश्मा हटाया और कहा कि अरे किरण, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? उसने मुझसे नजरें चुराई और कहने लगी कि मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा अरे तुम मेरे साथ मेरी बाइक पर बैठ जाओ ना, मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। मैं भी तो कॉलेज ही जा रहा हूँ ना, मुझे कॉलेज से कुछ ज़रूरी काम है। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। मैंने कहा तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो यार, मगर उसने नज़र चुरा ली और कहने लगी कि मुझे ज़रूरत नहीं है। एक ऑटो वाला करीब से गुजरा तो उसने ज़ोरदार आवाज़ लगाई और उसमें बैठकर चली गई। लेकिन ये सब देखकर मेरा खून खौल उठा था। ये लड़की सच में बड़ी टेढ़ी चीज़ थी, इतनी आसानी से मेरे काबू में आने वाली नहीं थी। मगर मैंने भी सोच लिया था कि इसको पटाने के लिए मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ये लड़की बाकी सब लड़कियों से बहुत अलग थी। मैंने अब तक जितनी भी लड़कियों को देखा था वो मेरी स्मार्टनेस और अमीरी पर इतनी ज़्यादा फिदा हो जाती थी कि मुझसे बात करने के लिए तरसती थी। लेकिन इस लड़की से मैं खुद बात कर रहा था, फिर भी ये इतना एटीट्यूड दिखा रही थी। मुझे सिर्फ उस दिन का इंतज़ार था जब मैं इसकी अकड़ मिट्टी में मिलाने वाला था। वो मेरी गाड़ी पर नहीं बैठी। इस प्लान में मैं नाकामयाब हो गया था। फिर मुझे अगले पहलू की तरफ बढ़ना था। दूसरा पहलू ये था कि उसकी माँ बीमार थी और उसकी माँ का इलाज जिस डॉक्टर के पास से चल रहा था, आज वो अपनी माँ के साथ वहाँ आने वाली थी। वहाँ पर मैं पहले से ही मौजूद था और अस्पताल में पहुँचने के बाद मैंने उसकी तरफ देखा। वो अपनी माँ की तरफ से बहुत परेशान थी। शायद उसकी माँ को कोई बड़ी बीमारी थी। मैंने देखा कि वो काउंटर पर पेमेंट कर रही थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी माँ का चेकअप करवा लिया था। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी थीं। डॉक्टर ने उसकी माँ को 1 महीने की दवाई लिखी थी, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से उसने सिर्फ 10 दिन की ही दवाई ली थी। ये सब कुछ मैं उसके बराबर में खड़ा हुआ देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर गई, मैंने कहा किरण, तुम मुझे कुछ परेशान नज़र आ रही हो, क्या बात है? वो घबरा गई। उसने फौरन अपनी नज़रें नीची कर ली और कहने लगी कि कोई बात नहीं है। मैंने कहा मुझे बताओ क्या बात है और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? किसकी तबीयत खराब है? उसने कहा कि मैं अपनी मम्मी को यहाँ लेकर आई हूँ। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने कहा कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? उसने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके सामने आ गया और कहने लगा कि किरण, अब मुझे माफ़ भी कर दो यार, तुम तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। देखो, हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। अब आखिर किस बात की नाराज़गी? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसने कहा नाराज़गी उन लोगों से की जाती है जिनसे आपका कोई झगड़ा हुआ हो या फिर कोई मनमुटाव हुआ हो। ना तो मेरा आपके साथ झगड़ा हुआ है, ना ही कोई मनमुटाव हुआ। रही उस दिन की बात, तो मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ और मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। लड़कों से क्या, बल्कि किसी से भी दोस्ती निभाने का मेरे पास समय नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगी। मैंने कहा अच्छा सुनो, मैंने देखा है कि डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी के लिए 1 महीने की दवाई लिख कर दी थी, मगर तुमने पैसों की कमी की वजह से सिर्फ 10 दिन की दवाई ली है। मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। उसने मेरा हाथ रोक लिया और कहा कि नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, बाकी के दिनों की दवाई मैं खुद आकर ले जाऊंगी। ये कहकर वो फिर से आगे बढ़ गई। अब की बार मुझे उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मैं इस लड़की से हर तरह से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये थी कि मुझसे बात कर ही नहीं रही थी। इस लड़की का कुछ न कुछ तो करना था। मेरी एक दोस्त थी नीलम। मैंने नीलम को फ़ोन किया और उससे हेल्प मांगी। मेरी दोस्त मेरा काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने उसे कुछ ऐसा काम बताया था जिसके होते ही मैं अपने प्लान में कामयाब हो सकता था, और वो ये था, मैंने नीलम से कहा कि वो कॉलेज में रहकर किरण पर नज़र रखे और जितना हो सके किरण के करीब जाने की कोशिश करे और उससे दोस्ती करे। नीलम मेरा कहना मान गई थी। हालांकि नीलम और मैं सेम कोर्स कर रहे थे। मेरा तो MBA कंप्लीट होने ही वाला था और मेरे डैड की ज़िद की वजह से MBA कंप्लीट होते ही मुझे उनका बिजनेस संभालना था, लेकिन मैं अभी उनको टाल रहा था। मैं अभी बिजनेस को खुद पर सवार नहीं करना चाहता था। वक्त गुजरता गया और नीलम ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। नीलम ने कुछ दिनों बाद मुझे फ़ोन करके यही बताया कि विकी, इस बार तुम्हारा पाला गलत लड़की से पड़ा है।
तुम इस लड़की को जैसा समझ रहे हो ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे जाल में इतनी आसानी से नहीं फंसेगी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी नीलम, तुम्हें एक काम दिया था, मेरा वो काम हुआ या नहीं मुझे ये बताओ। उसने कहा कि तुम्हारा काम हो गया। मैंने बातों ही बातों में उसके घर के बारे में सब कुछ जान लिया और उसको एडवाइस दी है कि वो सिलाई और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना छोड़कर किसी कंपनी में जॉब करेगी तो उसे वहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आ तो गई है उसके दिमाग में मेरी बात, क्योंकि मैंने उसे तुम्हारी कंपनी के बारे में भी बता दिया है और उसे पूरे 60,000 रुपए का लालच दिया है। इतने पैसों का सुनकर ज़रूर वो तुम्हारे ऑफिस में भागी चली जाएगी। मैंने कहा, यू आर ग्रेट नीलम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बस एक बार वो लड़की मेरे ऑफिस तक आ जाए, फिर उसको अपने बिस्तर तक लाना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। फिर मैं उससे अपना बदला लूंगा, अपने उस थप्पड़ का बदला जो उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने मारा था। मैं ये बात भूल नहीं सकता था। फिर फाइनली एक दिन वो भी आ गया जब उसके दिमाग में की गई बात बैठ गई थी कि उसे नौकरी कर लेनी चाहिए। और जब वो इंटरव्यू के लिए हमारी कंपनी में आई तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा था और इस तरह से डैड का बिजनेस संभालने के लिए ऑफिस भी चला गया। मेरे मॉम डैड हैरान थे कि पहले वो लोग मुझे ऑफिस भेजा करते थे तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं खुद ब खुद वहाँ क्यों जा रहा हूँ। मैं अपने केबिन में बैठा हुआ था और मैंने कहा था कि इस लड़की का इंटरव्यू मैं लूँगा। मैं अपना मुंह फेर कर बैठा हुआ था। जैसे ही वो कांपते हुए कदमों से केबिन के अंदर दाखिल हुई, जैसे ही उसने कहा कि सर, तो मैंने फौरन कुर्सी घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो मुझे उस जगह देखकर हैरान रह गई थी। उसने अपनी आंखें झुका ली थी। मैंने कहा, किरण तुम? वो कहने लगी कि सर, मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आई हूँ, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ। ये बात तो मैं अच्छे से जानता था कि उसे इस समय नौकरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस घर में वो रहती थी वहाँ का मकान मालिक जो पहले उनसे 3 महीने में किराया लिया करता था, अब उसने मेरे कहने पर किरण का पीछा ले लिया था कि हर महीने किराया दिया करो। और कॉलेज में भी फीस का प्रेशर उस पर बढ़ाया जा रहा था। इधर उसकी माँ का इलाज चल रहा था। उसके पास यहाँ नौकरी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। उसने अपने डॉक्यूमेंट मेरे आगे किए। मैंने कहा, किरण, मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ ऐसे ही नौकरी मिल जाएगी। ये मेरी कंपनी है, इसको मैं और मेरे डैड मिलकर चलाते हैं। और हाँ, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, मैं तुम्हें सेक्रेटरी की जॉब दे रहा हूँ। वो खुश हो गई और साथ ही मुझे शुक्रिया कहकर वहाँ से उठकर चली गई। आज उसकी आंखों में मैंने मजबूरी देखी थी और इससे मुझे बहुत खुशी मिली थी। लेकिन अगले दिन से जब उसने नौकरी ज्वाइन कर ली, तब से मैंने उसे अपने साथ रखना शुरू कर दिया था। मैंने उसे बताया था कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तुम मेरे साथ साथ चलोगी, मेरे सारे काम तुम करोगी। उसने कहा था कि जी सर, कहकर मेरी बात को उसने मान लिया था। लेकिन ये सब करना उसके लिए इतना आसान नहीं था। उसका ऑफिस में पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा था। वो सुकून से लग रही थी कि उसकी नौकरी अच्छी जगह लग गई है, अब उसकी पढ़ाई भी अच्छी चलेगी और किराए के घर से भी उसे नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि मैंने उसे एडवांस सैलरी का चेक दे दिया था। मेरे पास उसका नंबर आ गया था। मैंने रात के समय उसे कॉल किया और कहा कि किरण, कल सुबह तुम्हें ऑफिस जल्दी आना है। उसने कहा कि ओके सर, मैं आ जाऊंगी। लेकिन अगले दिन जब वो ऑफिस आई तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। मैंने उससे कहा कि ठहरो, अपने केबिन में मत जाना, मेरे साथ चलो। वो मेरी इस बात पर थोड़ा घबरा गई। सर कहाँ? मैंने कहा, एक बिजनेस मीटिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं, आओ मेरे साथ। मैं उसे लेकर अपनी गाड़ी तक आ गया। वो पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि सेक्रेटरी बॉस के बराबर में बैठती है, तुम्हारी जगह पीछे नहीं बल्कि आगे है। वो थोड़ा हिचकिचाई और फिर मेरे बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई। मैं गाड़ी ड्राइव करता रहा और फिर उसके बाद उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आ गया। हम लोग एक तरफ जाकर बैठ गए थे। वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसके हाथ टेबल पर रखे हुए थे और वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हाथ लगाते ही वो तो उछल गई और उसने कहा कि सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, ओ कम ऑन किरण, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बिजनेस मीटिंग है, तुम्हारी इज्जत मेरी नज़रों में हमेशा बरकरार रहेगी। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे वो मेरे बदलते हुए बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मुझे पता था कि मैं ये खेल जीतने वाला हूँ। मैंने हमेशा अपने शिकार को बेखबरी में काबू किया था और किरण भी अब जल्दी ही मेरी होने वाली थी। मैं किरण को झुकाने की कोशिश कर रहा था। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि ये लड़की इतनी भी आसान नहीं है जितनी मैंने समझा था। वो हमेशा मुझसे सावधान रहती थी, ज़रूरत से ज़्यादा सीधी और हद से ज़्यादा चालाक।
मैंने उस पर तरह तरह से अपने तरीके आजमाने शुरू किए। कभी मैं सख्ती, कभी पैसा, कभी फीलिंग्स, मगर वो किसी भी जाल में नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन मौका खुद मेरे पास चलकर आया था। वो यहाँ नौकरी तो कर रही थी, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन मैंने इतनी ख़राब करवा दी थी कि जैसे ही अस्पताल में उसकी माँ का इलाज महंगा करवा दिया था, कॉलेज में भी उसकी फ़ीस महंगी करवा दी थी और मकान मालिक से कहकर उसका किराया भी बढ़वा दिया था। इन सारी बातों से किरण बहुत तंग आ गई थी। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने कहा था कि सर, मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, उसके लिए पूरे 5 लाख रुपए चाहिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मैंने किरण को इग्नोर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नज़र झुकाकर मेरे सामने बैठी हुई मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी। फिर मैंने कहा कि देखो किरण, जब से मेरी तुमसे मुलाकात हुई है तभी से तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। मेरी अपनी भी कोई इज्जत है, तुम मेरी इज्जत नहीं करती। यहाँ पर हर कोई मुझे इज्जत से बुलाता है और तुमने देखा होगा कि कॉलेज में भी कितनी रेपुटेशन थी, लेकिन तुम एक ऐसी पहली लड़की हो जो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। उस दिन रेस्टोरेंट में भी तुम मीटिंग अधूरी छोड़कर आ गई थी। मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। उसने कहा कि सर, मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूं। मैंने कहा, वैसे तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूं और हमेशा की तरह इस बार भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि सर, मैं चाहती हूं कि आप मेरी मदद का पूरा पूरा हिसाब रखें। मैं जॉब कर करके आपका सारा कर्ज चुकता कर दूंगी, लेकिन इस समय मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ रही है। मैं उसकी बात पर हंसने लगा और कहने लगा, तुम सच में अजीब लड़की हो। दुनिया में सब कुछ पैसों से नहीं तोला जाता। मैंने मौके पर चौंका मारते हुए कहा कि चलो एक काम करते हैं, तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी। आज तो खैर कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, बस नॉर्मल सी बातचीत करेंगे, एंजॉय करेंगे। उसने मेरी तरफ चौंक कर देखा और कहने लगी कि सर, ये सब ठीक नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा कि किरण, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, एक सीधा साधा डिनर है। अगर तुम्हें बुरा लगे तो हम उसी समय वापस आ जाएंगे। वो गहरी सोच में पड़ गई थी। मैं जानता था कि वो उलझन का शिकार हो रही है। आखिरकार उसने धीरे से कहा कि ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। बस उसका इतना कहना था कि मेरे चेहरे पर जीत की चमक आ गई थी। मैंने कहा, वेल डन, ये हुई ना बात। तुम्हें तुम्हारे पैसे कल तक मिल जाएंगे, लेकिन आज रात तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। मैंने उसके लिए स्पेशल एक प्राइवेट जगह सेलेक्ट की थी, एक ऐसा होटल जहां सिर्फ अमीर लोग जा सकते थे। मैंने उसे उसके घर से पिक किया। वो गाड़ी में मेरे साथ बैठी तो थी, लेकिन बहुत सावधान थी। हम होटल में दाखिल हुए। वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। उसको इतना सीरियस देखकर मैंने कहा कि तुम हमेशा इतनी ही सीरियस रहती हो। उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा, जैसे वो मेरी इस बात के लिए तैयार नहीं हो। उसने कहा कि सर, मुझे नहीं पता, शायद कुछ चीज़ें टाइम के साथ साथ बदल जाती हैं, जैसे कि भरोसा। मैंने उसे गौर से देखा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? उसने कहा कि सर, कुछ लोग भरोसे के लायक नहीं होते। मैं उसकी बात पर हंसने लगा और मैंने फौरन ही टॉपिक बदल दिया। उसके बाद हम दोनों खाना खाने में बिजी हो गए और फिर ना जाने क्यों मैं उसे यहाँ जिस इरादे से लेकर आया था, मैं उसके साथ वो सब नहीं कर सका। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैंने उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया। वो गाड़ी से उतरी तो मैंने उससे कहा कि किरण, तुमसे एक बात कहूँ। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, कभी कभी खुद पर काबू रखना अच्छा होता है, लेकिन मगर हमेशा नहीं। अगर इंसान खुद को बहुत ज़्यादा रोक कर रखे तो वो जीना भूल जाता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर वो अपने घर के अंदर चली गई। मुझे पता था कि मैं धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रहा था। वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि किरण के चेहरे के एक्सप्रेशंस में बदलाव आ रहा था। वो अब भी सावधान थी, लेकिन उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। ये मेरा पहला कदम था, उसे अपनी दुनिया में घसीटने का पहला कदम। एक चीज़ अभी भी मुझे बेचैन कर रही थी। वो पूरी तरह से मेरे काबू में नहीं आई थी। वो मुझसे दूर दूर थी और अभी मुझे वो अहमियत नहीं दे रही थी जो मुझे बाकी लड़कियां दिया करती थी। उसी दिन मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए रॉकी आया। मैंने उसे बताया कि यार, ये किरण बड़ी जिद्दी लड़की है। रॉकी हंसने लगा और कहने लगा, तू कब से जिद के आगे झुकने लगा? मैंने कहा, झुक नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ कि इसे तोड़ूं कैसे और अपने थप्पड़ का बदला कैसे लूं। लड़कियां तो मोहब्बत से टूटती हैं या फिर डर से। रॉकी ने कहा, अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं कर रही तो उसके दिल में डर पैदा कर दो। मैंने कहा, डर? हाँ, शायद अभी टाइम आ गया है। मैंने अभी तक 5 लाख रुपए की रकम किरण के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि उसकी माँ का कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला। ये सब कुछ मैंने डॉक्टर को पैसे देकर झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था और मुझे इस खेल में बड़ा मज़ा आ रहा था।
वो मेरे पास आई और कहने लगी कि सर, आपने अभी तक पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए। डॉक्टर कहते हैं कि माँ का ऑपरेशन जल्द से जल्द होना है। सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आपके कहने के मुताबिक कल मैं आपके साथ डिनर पर भी चली गई थी। मैंने अपना जोरदार हाथ टेबल पर मारा। सारा सामान टेबल से उछल गया था और इस सब से किरण डर गई। उसकी आंखों में बेबसी छलक रही थी। मैंने कहा, तुम मुझे अभी तक शक की नज़रों से देख रही हो और मैं तुम्हारी मदद करूं? तुमने ये कैसे सोच लिया? उसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी थी। मैंने नोटिस किया था कि हर लड़की मेरे आगे झुक जाती थी, लेकिन किरण की नज़रों में एक अजीब सी हिम्मत थी। उसने कहा, सर मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा कहेंगे। मैंने कहा, देखो यहाँ इज्जत भी पैसे से खरीदी जाती है। उसने उसी समय मेरी बात का जवाब दिया कि नहीं, सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो रोते हुए मेरे केबिन से निकल गई थी। बस अब मैंने सोच लिया था कि अब फाइनली वो वक्त आ गया है जब मुझे उससे अपना बदला लेना है। मैंने उसे अपने ऑफिस से निकालने का फैसला कर लिया था और उसके मकान मालिक को भी फ़ोन करके कह दिया था कि इन लोगों से घर खाली करवा लिया जाए और कहा जाए कि बहुत समय हो गया, हम तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहते, यहाँ पर कोई और रहने के लिए आ रहा है। मैं अपने पैसों की ताकत दिखाकर हर तरह से किरण को गिराने की कोशिश कर रहा था। उसे ये नहीं पता था कि ये सब कुछ मैं करवा रहा हूँ। उधर अस्पताल में भी डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर तुम्हारी माँ का टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान जा सकती है। हालांकि उसकी माँ को कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी। पैसा सच को झूठ और झूठ को सच बड़ी आसानी से साबित कर सकता है। वो मेरी सोच के मुताबिक रोती हुई मेरे ऑफिस में आई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि सर प्लीज़, मेरी मम्मी को अस्पताल से निकाल दिया गया। डॉक्टर कहते हैं कि पैसे नहीं दिए गए तो मेरी माँ की जान जा सकती है और बिना पैसों से वो लोग मेरी माँ को एडमिट भी नहीं कर रहे। प्लीज़ सर मेरी मदद कीजिए। काफ़ी टाइम से कॉलेज में भी मेरी फीस जमा नहीं हुई है। आपने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया और मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सारे रास्ते बंद होने के बाद मैं आपके पास आई हूँ। मकान मालिक ने भी हमें घर खाली करने को कह दिया है। सारी परेशानियाँ मुझ पर एकदम टूट पड़ी हैं। आप अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ सर मेरी मदद कीजिए। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब गया। मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। ये कहते हुए मैंने फौरन उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो घबरा कर पीछे हटी और कहने लगी कि प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए। वो मेरी नियत को अच्छे से परख गई थी और फिर मजबूत होकर उसने कहा कि ठीक है सर, आप जैसा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरे अंदर जीत की लहर दौड़ गई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, तुम्हारा घर भी तुम्हें मिल जाएगा, कॉलेज की फीस भी जमा हो जाएगी और तुम्हारी माँ का भी इलाज शुरू हो जाएगा। बस आज रात तुम मेरे साथ चलो एक डिनर के लिए, बस एक रात, और फिर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी बातों पर उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो कुछ कहने ही वाली थी। मैंने कहा कि किरण, या तो तुम ये मौका लो या फिर सड़क पर आ जाओ। पहले तो वो काफ़ी देर तक रोती रही, फिर कहने लगी कि ठीक है सर, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। उसी रात मैंने उसके लिए एक ऐसे होटल का बंदोबस्त किया जो पूरी तरह से अकेला था। वो रात होते ही सिंपल कपड़ों में वहां पर आ गई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी शिकस्त थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं जीत के बहुत करीब हूँ, क्योंकि आज रात में उसका फ़ायदा उठाने वाला था और उसकी इज्जत खराब करके अपने थप्पड़ का उससे बदला लेना चाहता था। मैंने ड्रिंक का गिलास घुमाया और मुस्कुराकर कहा कि ये लो। उसने कहा कि नहीं सर, मैं ड्रिंक नहीं करती। मैंने उसके करीब जाकर कहा, तो अच्छा, तो फिर क्या करती हो? उसने कहा कि मेरी मजबूरियां मुझे यहाँ तक खींच कर लेकर आई हैं, वरना मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा आपने मुझे सोचा है। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आप मुझसे मेरे थप्पड़ का बदला लेने के लिए भी कर रहे हो, क्योंकि आज से पहले कभी भी मेरे ऊपर इतनी परेशानियां नहीं आई जितनी परेशानियां अब आ चुकी हैं। मैंने हंसकर कहा कि जितना समझदार मैंने तुम्हें समझा है, तुम तो उससे भी कई गुना ज्यादा समझदार हो। वो खामोश रही और उसने अपनी आंखें नीची कर ली। मैं अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लेकर जाने लगा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने हंसते हुए कहा कि डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि सर, मैं ये सब नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैंने गुस्से से कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब रहम करने का सोचा था, लेकिन अब नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है किरण। इतने में ही मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने जैसे ही अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो मेरी मॉम की कॉल थी। मैंने कॉल रिसीव की तो मुझे पता चला कि मेरी डैड की बहुत तबीयत खराब हो गई। मैं घबरा गया। किरण मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में वही डर था, वही बेबसी थी।
उसे देखकर पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सच में हार रहा हूँ। मेरे हाथ में मोबाइल था। दूसरी तरफ मेरे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, रो रही थी, मगर टूटी नहीं थी, बिखरी नहीं थी। ये क्या था? मुझे लगता था कि आज रात के बाद ये खेल ख़त्म हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा और किरण बाकी लड़कियों की तरह मेरे हाथों इस्तेमाल हो चुकी होगी। मगर अब सब कुछ बदल गया था। उसने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा कि सर, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी मुश्किलें ख़त्म कर दीजिए। दोबारा से मेरा मोबाइल बजने लगा। अब की बार मैंने कॉल रिसीव की तो मम्मी ने कहा कि बेटा जल्दी अस्पताल पहुंचो, तुम्हारे डैड की कंडीशन बहुत सीरियस है। मैं फ़ौरन ही उसे होटल में ही छोड़कर अस्पताल के लिए रवाना हो गया था। वहां जाकर पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है। सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने के बाद उनकी कंडीशन कुछ बेहतर हो गई थी। सारी रात मैं मॉम के साथ अस्पताल में रहा और सारी रात मुझे एक अजीब सी बेचैनी रही किरण को लेकर। लेकिन इस सब में किरण को पैसे देना अब भी भूल गया था। अगली सुबह मेरे पास रॉकी का फ़ोन आया। उसने कहा कि यार तू कहाँ है? कब से तेरा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, जल्दी कर, सिविल हॉस्पिटल पहुँच, वहाँ पर किरण एडमिट है। उसका कल रात एक्सीडेंट हो गया। जब वो तेरे पास से मिलकर आ रही थी तब शायद उसे अपना भी होश नहीं था। एक गाड़ी वाला उसे कुचलकर चला गया। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं उसी समय अस्पताल से निकलकर सिविल हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। मैं तेज़ रफ्तार में गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मेरे दिमाग में यही ख्याल था कि कहीं किरण को कुछ ना हो गया हो। मगर ये बेचैनी मुझे क्यों हो रही थी? ऐसा कभी मैंने किसी लड़की के लिए महसूस नहीं किया था। ये सब कुछ मुझे किरण के लिए महसूस क्यों हो रहा था? मैं उसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों हो रहा था? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इस समय मुझे जल्दी थी कि मैं जल्द से जल्द किरण के पास पहुंच जाऊं, उसे देख लूं कि उसकी कंडीशन कैसी है, उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फ़ौरन ही जल्दबाजी करते हुए सिविल अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर मुझे पता चला कि किरण को अभी तक होश नहीं आया। उसकी माँ वहां बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी। उनको रोते हुए देखकर मेरा भी मन भर आया था। किरण का एक्सीडेंट हुआ था तो तकलीफ मुझे क्यों हो रही थी? रॉकी मेरे साथ था। वो देख रहा था कि मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं। मैंने अपना हाथ दीवार पर जोर से देकर मारा, क्योंकि किरण की माँ रोते हुए कह रही थी कि मेरी बेटी बहुत परेशान थी और कल बहुत रोते हुए घर से निकली थी। कह रही थी कि माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूँगी। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसी हालत में घर लौटेगी। मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी। रॉकी ने मुझे संभाला और कहने लगा कि विकी, तुझे क्या हो गया? ये तू क्या कर रहा है? मैंने उसे बताया कि यार किरण को इस हालत में पहुंचाने वाला इंसान मैं हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर कह रहे थे कि किरण की कंडीशन ठीक नहीं है। उसे मुझसे उम्मीद थी कि मैं उसे पैसे दूंगा, लेकिन मैं जल्दबाजी में वहां से निकल आया और मैंने उसे पैसे नहीं दिए। उसे लगा कि मैं उसे अभी भी पैसे नहीं दूंगा। वो टेंशन में आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। रॉकी कहने लगा कि आज मैंने देखा है कि मेरे सामने मेरा दोस्त नहीं है। आज एक ऐसा इंसान मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ है जो किरण से मोहब्बत करता है। विकी, इसे मोहब्बत कहते हैं। मैंने रॉकी से कहा कि नहीं, मैं इस लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ इसकी फिक्र हो रही है। रॉकी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा कि मेरे दोस्त, इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं। जब आपका चाहने वाला तकलीफ में हो और आपको बराबर से तकलीफ हो रही हो तो समझ जाना चाहिए कि मोहब्बत जोश मार रही है। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। आज पहली बार मेरी आंखों में आंसू थे और मैं आसमान की तरफ देखकर किरण के लिए प्रार्थना कर रहा था कि वो ठीक हो जाए। किरण के सर में गहरी चोट आई थी, वो बेहोश थी और डॉक्टर्स का कहना था कि इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये होश में ना आ सकी तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है और ये सारी ज़िंदगी के लिए कोमा में भी जा सकती हैं। ये खबर सुनकर मैं कांप उठा था। शायद मैंने किरण को बहुत तकलीफ दे दी थी। वो इन तकलीफ़ों से हार गई थी। मैं रो रहा था। मैंने किरण का अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था। मेरी मॉम मुझे फ़ोन कर रही थी तो उनसे पता चला कि डैड की तबीयत ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं था। मेरी किरण ठीक नहीं थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये 24 घंटे खतरे से खाली नहीं थे। किरण जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और उसको ऐसी हालत में पहुंचाने वाला इंसान मैं था। मैं अपने किए की माफ़ी ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़कर कर रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली और किरण को होश आ गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी। होश में आने के बाद सबसे पहले उसकी माँ उससे मिलने के लिए गई।
मैं भी उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। मैं एक नज़र उसे देखना चाहता था। मैं जैसे ही उसके कमरे में गया और उसने मुझे देखा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हर बार वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती थी, लेकिन इस बार मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिया और कहा कि किरण, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं लड़कियों को हमेशा खिलौना समझता रहा, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम और लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। तुमने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है किरण। मैंने तुम्हारी गरीबी का फ़ायदा उठाकर तुम्हें बहुत परेशान किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे अपनी गलतियों की सारी माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ किरण, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। किरण ने कहा कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आप मेरा भरोसा खो चुके हैं। आपको तो मुझसे दोस्ती करनी थी ना। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपकी वजह से मैंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। किरण ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और आज ना जाने क्यों रिजेक्ट करने वाली लड़की से मैं बदला नहीं ले सकता था। मेरी आंखों के सामने आज वो लड़की लेटी हुई थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। फिर मुझे संजना के कहे हुए वो शब्द याद आए कि जिस चीज़ को तुम पाना चाहोगे वो चीज़ तुम्हारी होते हुए भी तुम्हारी नहीं होगी। किरण मेरी आंखों के सामने थी। मैं चाहता तो अभी उससे उसके कहे हुए शब्दों का बदला ले सकता था, लेकिन नहीं, अब और मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बदल कर दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने अपने आप को बदल लिया है। पहले जो मैं लड़कियों को खिलौना समझता था, अब मैं लड़कियों की इज्जत करूंगा। लेकिन मेरे अंदर ये बदलाव तुम लेकर आई हो। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था। आज तुम मेरे सामने हो, कमरा बंद है, मगर मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकता। किरण, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन एक बार सोचना ज़रूर। मैं तुम्हें पाने के लिए अपने आप को बदल दूंगा। कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरे पास ज़रूर आना। मैं तुम्हें अब की बार धोखा नहीं दूंगा। तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सच में अपनाना चाहता हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो तुम मेरे पास ज़रूर आना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। किरण ने मुंह फेर लिया और वो खामोश रही। मैं कमरे से बाहर निकल आया था और फिर उस दिन के बाद से मैंने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। मेरे अंदर का घमंड खत्म हो गया था। मैंने अपने माँ बाप की इज्जत करनी शुरू कर दी थी। उनका कहना मानना शुरू कर दिया था। लड़कियों की इज्जत करनी शुरू कर दी थी। जो लड़कियां मुझसे डरती थी, जिन्हें लगता था कि मैं लड़कियों का सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ, उनके ऊपर मैंने नज़र डालनी बंद कर दी थी। मेरे दोस्त को भी मेरा ये बदलाव बहुत पसंद आया था। मैंने अपने आप को तो बदल लिया था, लेकिन जिसकी खातिर बदला था वो काफ़ी समय तक भी मेरे पास लौटकर नहीं आई थी। मैंने किरण के मकान मालिक से फ़ोन करके कह दिया था कि वो उसको घर में रहने की परमिशन दे दें। कॉलेज में भी किरण की फ़ीस जमा करवा दी थी और अपने आदमियों को उसके घर के बाहर छोड़ दिया था ताकि वो उसकी मदद कर सकें, उसकी रक्षा कर सकें। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे आदमी वहाँ से वापस आ गए जब किरण को पता चल गया कि मैंने ही उन लोगों को भेजा था। किरण का कहना था कि उसे मेरी कोई मदद नहीं चाहिए। इसी तरह से 6 महीने गुजर गए। मैं हर गुजरते दिन के साथ उसका इंतज़ार करता था, मगर वो नहीं आई और मैं हर दिन तड़पता रहा। एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था जब नौकर ने आकर बताया कि सर, आपसे कोई मैडम मिलने के लिए आई हैं। मुझे लगा कि शायद मेरी कोई क्लाइंट होगी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों के सामने किरण को देखा तो उसे देखते ही मेरे मुंह से निकला कि किरण। उसने कहा कि हाँ, आपने कहा था ना कि आप बदल जाएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊं। मुझे यकीन हो गया कि आप बदल गए हैं। आप तो लोगों की बहुत मदद करने लगे हैं। ये सब मैंने जब अपनी आंखों से देखा तो मुझे यकीन हो गया कि आप बदल गए। उसने ये कहकर अपनी नज़रें झुका ली और फिर कहने लगी कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। बस फिर क्या था, किरण मेरी ज़िंदगी में खुशी खुशी शामिल हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।